इस चैप्टर में हम सिंगल चार्ज पार्टिकल की मोशन कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा जो है उसको हम सम टाइम 2 तरह से उसको हम ट्रीट करते हैं। कुछ केसेस में हम उसे एज़ अ फ्लूइड भी ट्रीट कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसका जनरल बिहेवियर है उसको एज़ ए फ्लूइड कंसिडर करें, या फिर इन सेकंड केस हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि एक पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए हम प्लाज्मा को जब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे, तो अ, जिस हम ऐसा प्लाज्मा कंसिडर करेंगे जहाँ डेंसिटी कम हो, वहाँ कलेक्टिव बिहेवियर का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पे हम प्लाज्मा का सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन कंसिडर कर सकते हैं। और एक सिंगल पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरीज़ है वो किस तरह से मूव करता है, उसकी मोशन जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? तो इस बेसिकली इस चैप्टर में हमने करना क्या है, या इसका जो मैं आपको आउटलाइन में बता दूँ कि हमने कंसिडर करना है कि हमारा वैसे तो हमारा प्लाज़्मा है कि उसमें आयन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रल्स हैं, बट हमने किसी एक सिंगल चार्ज पे फ़ोकस करना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लिमिटेशंस भी लगाते हैं कि हम किन केसेस में जो प्लाज़्मा है उसको सिंगल चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा का किस तरह से कंसिडर कर लेंगे। तो उसमें पहली कंडीशन यही है कि हम कंसिडर ये करेंगे कि प्लाज्मा में जो कोलिजन्स हैं हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है? और उनका एक दूसरे पे इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम है, और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा है उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। जब हम सिंगल चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा के अंदर कंसिडर कर लेंगे, तो फिर हम इफ़ेक्ट चेक करेंगे उस सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफ़ेक्ट करेगी। यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेगा, उसका जो पाथ होगा मोशन का वो क्या बनेगा। उसके अलावा उस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस पार्टिकल का कैसा बिहेवियर होगा, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड्स का क्या इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ये तीनों फील्ड एट द सेम टाइम जो है वो कंसिडर करें, तो उन चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, उसकी इक्वेशंस क्या बनेगी। और हम सपोज़ ये करेंगे कि हमें पता है, क्योंकि जो जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, वो उनकी वजह से मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल की मोशन है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड दोनों को मॉडिफ़ाई नहीं करेगी, उसका उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये हमारा असम्पशन है। तो सबसे पहले जो हम केस कंसिडर करेंगे, उसमें हम पार्टिकल की मोशन कंसिडर करेंगे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि फर्स्ट केस जो हम स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे कंसिडर करनी है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल का जो मैस है वो m है, इसका चार्ज q है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड B जो कि z डायरेक्शन में अप्लाई की गई है उसके अंडर मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी पार्टिकल, जब हम ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जब हम कंसिडर करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, ये पार्टिकल पे एक्ट करेगी, जो क्या होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो सिंगल पार्टिकल के लिए जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, वो है हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है? तो F हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन लिखी, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, और F को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं एम ए, और ए जो है हमारा डी वी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिंपली F इज इक्वल टू एम ए को हमने फोर्स की जगह ये वैल्यू लगाई है, और एम ए को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है? हम ये कहते हैं कि जो हमारा केस है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है, ये उसकी वेलोसिटी है v, और उसका चार्ज q है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो b है, और उस चार्ज पार्टिकल का जो मैस है वो m है। तो
हम ये कहते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी है वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी पार्टिकल की कंसिडर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका जो मास होगा वो हमें कांस्टेंट जो है वो रहेगा, हम उसे कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस केसेस में जब हम मोबिलिटी को पढ़ रहे थे उस वक़्त हमने इसको कंसिडर किया था। हम यहाँ पे v क्रॉस b को और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि कार्टेशियन कंपोनेंट को सॉल्व करना सबसे आसान है, इसलिए हम सिंपलेस्ट केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन कंपोनेंट कंसिडर क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बताना है कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है या उसकी जो मोशन है वो किस किस डायरेक्शन में है। तो इसलिए हमें उसको एक्स वाई जी यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो पहले हम क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है ये किस डायरेक्शन में है, ये आपको नज़र आ रहा है के डायरेक्शन में। तो के डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे जी डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे हम जी डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है बी इज इक्वल टू बी के। यहाँ पे बी जो है वो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, और के जो है वो जिस डायरेक्शन में हमने इसे अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर आपने इस टॉपिक की, जैसे मैंने हेडिंग की बात की थी, तो ये टॉपिक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन जी डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक का फील्ड का मतलब ये है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी जी डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी है उसके हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम तीनों कंपोनेंट्स लिखेंगे उसके वेलोसिटी के। v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जी के, ये जो आपके पास इक्वेशन 4.2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट आ गया कि बी जो है वो जी डायरेक्शन में है, और वी जो है वेलोसिटी वो उसके तीनों कंपोनेंट्स हमने लिख लिए। अब हम 4.1 जो कि है हमारे पास उसे सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म बना के, जैसे मैंने आपको मोबिलिटी के टॉपिक में वो सॉल्व करवाई थी। तो आपने वी क्रॉस बी मैट्रिक्स लिखना है यानी आई जे के, उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट रो में वी एक्स वी वाई वी जी, और थर्ड रो में आप लिखेंगे ओनली के जी डायरेक्शन में आपके पास बी है। तो जब आप वी क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो जैसे आपने प्रीवियस किया था उस टॉपिक में, तो आपके पास जो एक्स कंपोनेंट था उसमें वाई की वेलोसिटी आई थी, और जो वाई कंपोनेंट था उसमें एक्स वेलोसिटी जो है वो आई थी। तो ये उसी तरह से आपके पास ये दोनों आ जाएंगे वी क्रॉस बी के कंपोनेंट। तो ये जो वी क्रॉस बी की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ 4.1 में नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, दो काम करेंगे हम यहाँ पे, एक तो ये कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वी क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ, और दूसरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे भी आप वेलोसिटी की ये तीनों कंपोनेंट जो हैं उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आई जे के। तो जब आप दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू और वी क्रॉस बी की वैल्यू, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास आई जे के वेलोसिटी के कंपोनेंट है और इधर भी आपके पास आई जे कंपोनेंट है। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो कंपोनेंट हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डी वी बाई डी टी है ये हम इसको वी डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम डेरिवेटिव है उसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो दूसरा मेथड ये है कि हम इस वी के ऊपर डॉट भी लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी है वो इस तरह से बननी है, ये देखो। एक तो हम उनकी जो हमारे पास v क्रॉस बी, हम सबसे पहले x कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमने एक तो ये किया डी वी बाई डी टी की बजाय हमने इसको डॉट की फॉर्म में लिख लिया, और दूसरा हम सबसे पहले x कंपोनेंट को कंपेयर करने लगे हैं, तो यहाँ पे हमने वी एक्स लिया, तो दूसरी साइड पे हमारा जो v क्रॉस b का
एक्स कंपोनेंट था वो बी वी वाई था, यानी जो v क्रॉस बी का हमारा एक्स कंपोनेंट आया था वो बी वी वाई था और q उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी तरह जब हमने y कंपोनेंट्स को कंपेयर किया तो इस साइड पे हमारे पास v y डॉट आ गया और दूसरी साइड पे जो हमारा कंपोनेंट था ये, थोड़ा मैं आपको अगेन शो करवाती हूँ। y कंपोनेंट हमारा क्या था, वी एक्स बी और इसके साथ ये माइनस साइन है। तो इसी तरह से जो सेकंड कंपोनेंट या सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी एम वी वाई डॉट माइनस इज इक्वल टू माइनस क्यू बी वी एक्स। तो अगर आप z कंपोनेंट देखें तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास एम वी जी डॉट बनेगा, बट ऑन द राइट साइड हमारे पास v क्रॉस b में क्योंकि z कंपोनेंट नहीं था इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से हमने ये 3 इक्वेशंस जो हैं वो कंपेयर करके इक्वेशन ऑफ मोशन से बना ली, ठीक है। तो ये वी एक्स डॉट का क्या मतलब है, डी वी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे डी वाई बाई डी वी वाई बाई डी टी, और वी डॉट जी का मतलब क्या है, डी वी जी बाई डी टी, यानी कि हमने उसके जो डेरिवेटिव है उसको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो 4.6 है, जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें मैंने आपको बताया कि ये कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये जी कंपोनेंट है ऑफ वेलोसिटी का। तो अगर आपको अभी जहन में हो, हमने जब स्टार्ट किया है तो हमने जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया था। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो जी कंपोनेंट है जिसको आप वी जी कह रहे हैं वेलोसिटी का, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इसे हम कहेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वी जी आपका जी कंपोनेंट है वेलोसिटी का और वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें यहीं पे, तो आप कैसे लिखेंगे, एम डी वी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। आप लिखेंगे एम वी जी इज इक्वल टू डी टी। आप इसकी इंटीग्रेशन अगर लें तो वी जी आपके पास आएगा वी जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंट आपका क्या आएगा, वी जी नॉट। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जब आप लगाएंगे और बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो वी जी इज इक्वल टू वी जी नॉट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमने जो हमारी वेलोसिटी है जी के अलॉन्ग वो वही है जो हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर की थी और ये कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल की मोशन है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब ये वी जी हमारे पास क्या है, अगर हम वी जी देखें वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। जैसे आप लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बट यहाँ पे क्योंकि हम z कंपोनेंट ले रहे हैं वी जी, तो वी जी बेसिकली किसके इक्वल होगा, डी जी बाई डी टी के। तो अगेन इस वाली इक्वेशन का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, सॉरी, हम z कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये आपके पास z इज इक्वल टू आ जाएगा वी जी नॉट के साथ क्या आ जाएगा, t विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लस जी नॉट फिर आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह से, तो ये आपके पास जी नॉट निकलेगा, ठीक है। तो हम फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये आपको जी नॉट क्या दे रहा है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि हम ये कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है जी एक्सिस के अलॉन्ग वो लीनियरली चेंज होता है विद द टाइम, ठीक है। मतलब जो आपने इनिशियली वेलोसिटी दी और पार्टिकल को किसी गिवन टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो विद द टाइम टी वो जो उसका जो डिस्टेंस है वो लीनियरली टाइम के साथ चेंज होगा। अब ये तो हमने इस जी कंपोनेंट की बात पहले कर ली और जी कंपोनेंट पहले सॉल्व करने का मकसद यही है कि आपको बताने के लिए कि इससे हमें ये क्लियर होता है कि क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड भी जी डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो जी डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है या जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जो है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये हमने जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक किया था तो उसमें भी हमने ये बात सपोज की थी। तो वो किस तरह से बात कंफर्म होती है, वो इस तरह से हमें पता चलता है कि सिर्फ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा
उस पे मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन में यानी कि ज़ी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी के कंपोनेंट पे कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा, पहले तो हमने ये ज़ी कंपोनेंट सॉल्व कर लिया, अब हम इसका ये जो एक्स कंपोनेंट वी एक्स डॉट और वी वाई डॉट जो है वो सॉल्व करेंगे। और मैं यहीं आपको बता दूं कि ये अब हमने जो स्टेप करने हैं वो क्यों करने हैं। यहाँ से हमने ये दो इक्वेशन यूज़ करके वी एक्स डॉट है, हमने यहाँ से वी एक्स निकालना है, वी एक्स निकालने के बाद हमने एक्स निकालना है और हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जिसके लिए हमें उसका वो इक्वेशन बनाने के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट चाहिए। तो हम इसलिए इन इक्वेशंस पे अब फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 4.4 और 4.5 हम इन इक्वेशन की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वी एक्स डॉट की जब हम इंटीग्रेशन पहले सॉरी डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे। वो क्यों लेंगे, दोनों काम करेंगे, इंटीग्रेशन भी लेंगे और डेरिवेटिव भी लेंगे। इंटीग्रेशन तो हम लेंगे उसकी चार्ज पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी है उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 4.4 और 5 की इंटीग्रेशंस लेंगे। लेकिन आया ये मोशन पीरियोडिक है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए हम पहले इक्वेशन 4.4 और 4.5 का डबल डेरिवेटिव लेंगे इन इक्वेशन का। जब आप इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसको यानी कि दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एम वी एक्स डॉट की बजाय वी डबल डॉट एक्स आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल डॉट की बजाय डबल डॉट आ जाएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी स्क्वेयर वी एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर को। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्यू बी ही रहेगा और वी वाई की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वाई डॉट। यानी कि जब आप वी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी वी वाई ओवर डी टी बनेगा, तो इसको आप सिंपली वी वाई डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला m जो है वो हम इधर दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वी एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी वाई डॉट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ये करें तो हम क्या कहेंगे, ये आपका बन जाएगा, इसका दोबारा से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वी वाई डबल डॉट और यहाँ पे आपका क्यू बी वी एक्स डॉट बनेगा, सिंगल डॉट आ जाएगा क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव होगा और इसका सिंगल ही आएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हम m को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग अगेन वो ये बनेगी। ये देखिए हमने वी एक्स का डबल डॉट लिया यानी कि डबल डेरिवेटिव लिया, तो क्यू बी बाई एम वी वाई डॉट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो यहाँ आपके पास अपीयर हुआ वी वाई डॉट। अब वी वाई डॉट की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी वाई डॉट की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, वी वाई डॉट यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये एम यहाँ पे ले जाएं तो ये आपके पास आएगा माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स। तो ये जो वी वाई डॉट की वैल्यू है ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो जब आप क्यू वी बाई डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें भी एक क्यू बी बाई एम आएगा और एक क्यू बी बाई एम बाहर है, तो ये मिलके क्यू बी बाई एम का स्क्वायर बना देंगे और साथ वी एक्स, और ये माइनस साइन इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से आया है, वी वाई की वजह से आया है। तो ये आ गया आपके पास वी एक्स डबल डॉट और क्यू बी बाई एम स्क्वेयर वी एक्स। सिमिलरली हमने वी वाई डबल डॉट की इक्वेशन निकालनी है, तो वी वाई डबल डॉट जब आप लेते हैं तो माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स डॉट है। यहाँ पे आप वी एक्स डॉट की वैल्यू लगा लें, वो आपको पता है क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई है, तो ये फिर क्यू बी बाई एम का स्क्वायर और साथ वी वाई आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन हमने एक्स में ले आए, एक्स वेलोसिटी की फॉर्म में, और ये सारी की सारी जो वी वाई वाली है जो वी वाई की फॉर्म में आ गई रीसब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है क्यू बी बाई एम, इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस रखना है कि जब हम कोलिजन वाला टॉपिक कंसिडर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ओमेगा सी जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका
या सर्कुलर मोशन की बात करें कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे या जायरो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो आप उसको ओमेगा जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओमेगा सी से। तो यहाँ पे ओमेगा सी आपका जायरो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ इक्वल टू क्यू मॉड बी ओवर एम। अच्छा, क्यू जो है उसको मैग्नीट्यूड रखने का मतलब ये है कि हम इसको कन्वेंशनली जो हमारी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्यू के साथ जो है वो मैग्नीट्यूड लगाया है। इधर आपका इलेक्ट्रॉन का हम लें, हमने उसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है, और इधर हम आयन का लें, हमने इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगहों पे ये जो आपकी है क्यू बी बाई एम ये बन गया ओमेगा सी स्क्वेयर, यहाँ पे भी क्यू बी बाई एम बन गया ओमेगा सी स्क्वेयर। तो अब ओमेगा सी स्क्वेयर की फॉर्म में हमारी ये दोनों इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगी, वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सेकेंड ऑर्डर क्या मतलब, आप इसका डी टू वी एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई, इसके पास आपको कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, हम ये कहते हैं कि इसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होगा वो इसका कांस्टेंट होगा। तो इसका जब जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, जो हमारे पास हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक में देखते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये इसका कोफिशिएंट है जिसको हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट होता है कोई। तो वी एक्स, इसको सॉल्व करें तो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स नॉट कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। तो ये इसको लिखने का तरीका है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो विदाउट डेरिवेटिव और उसका सोल्यूशन ये आता है, कॉज की फॉर्म में आता है, और उसके साथ जो है वो हम उसका कोई कांस्टेंट जो है वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई वी एक्स की वैल्यू। अभी आपने क्या किया था, आपके पास जो वी एक्स डॉट और वी वाई डॉट था उसका आपने डबल डेरिवेटिव लिया, और फिर उसके बाद आपने उसमें वी एक्स डॉट और वी वाई डॉट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, यानी कि आपने इक्वेशन को प्रॉपर एक्स और वाई वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डिफाइन किया ओमेगा सी स्क्वेयर को, उसकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट की, और नेक्स्ट फिर आपने जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली थी इसका आपने सोल्यूशन जो है वो ये लिखा। अब आपके पास वी एक्स आ गया, हमें अब वी वाई चाहिए, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास वी एक्स आ गया, हमें वी वाई चाहिए, तो हम ये इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, फर्स्ट वन इक्वेशन जो हमने ली थी, ठीक है। हमने यहाँ से वी वाई निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो वी वाई नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे वी वाई डॉट पड़ा हुआ है, तो हमने डायरेक्ट क्या निकालना है, हमें वी वाई चाहिए। तो हम यहाँ से वी वाई निकालेंगे, तो वी वाई निकालने के लिए ये क्यू बी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम ओवर क्यू बी इंटू वी एक्स डॉट। तो वी एक्स डॉट कहाँ से आएगा हमारे पास, अभी जो हमने वी एक्स निकाला है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वी एक्स डॉट बन जाएगा। तो देखिए पहली टर्म में हमने क्या किया, क्यू बी को दूसरी साइड पे ले गए, तो एम ओवर क्यू बी वी एक्स डॉट बन गया, ठीक है। वी एक्स डॉट, अब हम इस वी एक्स डॉट हमारे पास कहाँ से आएगा, इस वी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास वी एक्स डॉट क्या आएगा, वी एक्स डॉट विल बी इक्वल टू वी एक्स नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव का जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो आएगा माइनस साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव, और आगे इसका डेरिवेटिव आएगा ओमेगा सी, ठीक है। तो अभी हम क्या करें कि क्यू बी बाई एम की डेफिनेशन हमने क्या दी है, क्यू बी बाई एम की डेफिनेशन हमने लिखी थी ओमेगा सी, तो यहाँ पे अब एम ओवर क्यू बी है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर ओमेगा सी, क्योंकि क्यू बी बाई एम की बजाय यहाँ लिखा है एम ओवर क्यू बी, तो ये लिखेंगे वन ओवर ओमेगा सी। अब ये इसके साथ प्लस माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है। अगर आप चार्ज का वो मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे तो फिर आपका इधर या तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, आयन के लिए पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे
कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज आप यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लस या माइनस लेंगे, अगर आप मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये वी एक्स डॉट की वैल्यू हमने लेनी है। तो वी एक्स डॉट की मैंने वैल्यू अभी आपको बताई कि वी एक्स डॉट जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव इंटू इसका डेरिवेटिव अंदर ओमेगा सी। तो ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस माइनस को क्या बना देगा, माइनस प्लस, वी एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाइव। तो अभी यहाँ से वन ओवर ओमेगा सी किधर गया, एक ओमेगा सी यहाँ इसके डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा, तो ये ओमेगा सी को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वी वाई की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके वी एक्स निकाल लिया, और फिर वी एक्स की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके हमने वी वाई निकाल लिया। ये आपके पास है 4.10 वी एक्स की वैल्यू, और ये आपके पास है 4.11 वी वाई की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड और स्क्वायर कर रहे हैं पहले, और फिर उनको ऐड कर रहे हैं। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस फाइव, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वी एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस फाइव। तो दोनों का स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो वी एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो आपका 1 बन जाता है। तो इसलिए ये आपके पास जो जो एक्स और वाई कंपोनेंट है ऐड होके वो आ जाएंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स नॉट स्क्वायर, जो कि हमने कहा था कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हम वी एक्स नॉट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स नॉट ये हमें पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा रेफरेंस कौन सा डायरेक्शन है, जी एक्सिस, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसिडर की है। तो जो वी एक्स कंपोनेंट है ये उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वेलोसिटी को सिंपली वी परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या हम करेंगे, 4.10 इक्वेशन है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। इस 4.10 की इंटीग्रेशन ले लें तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डी वी एक्स बाई सॉरी ये डी वी ये वी वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डी एक्स बाई डी टी। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आएगी x इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर। अब ये वी परपेंडिकुलर कहाँ पे आ गया, ये आपने वी एक्स नॉट को कहा है वी परपेंडिकुलर। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओवर ओमेगा सी। आप डेरिवेटिव में तो ये ओमेगा सी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ओमेगा सी इसके नीचे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, डी एक्स बाई ये डी एक्स बाई डी टी है। तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा वी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे साइन ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओवर ओमेगा सी, प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसे आप कहेंगे एक्स नॉट। इसी तरह से आपने y कंपोनेंट जो आपके पास y की वैल्यू आई थी वी वाई की, ये वाली, इसका जब आप लेंगे डी वी वाई ओवर डी टी, तो ये आपके पास आ जाएगा y, और इधर से ये फिर आपका v परपेंडिकुलर बनेगा। और जब आप साइन की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आएगी माइनस कॉज ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओवर ओमेगा सी। तो ये जो माइनस होगा वो अगेन इसको प्लस माइनस की फॉर्म में कर देगा। ठीक है, और साथ इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई नॉट, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ये जो v ओवर ओमेगा आपके पास क्या है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर आपने r निकालना है तो r इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जो डेफिनेशन बनाई है v परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी, इसको हमने कहा है आर एल, जिसे हम कहते हैं लामर रेडियस। तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ओमेगा आपके पास होता है क्यू बी बाई एम। तो लामर रेडियस जो है उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप वेलोसिटी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आप इसको
इस मैग्नेटिक फील्ड और मास की फॉर्म में भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आर एल आ जाएगा, ये रेडियस की फॉर्म में आ जाएगा, लार्मर रेडियस, और यहाँ पे भी आर एल सब्सिट्यूट हो जाएगा। और ये एक्स नॉट को हम इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट बन जाएगा, इधर से वाई नॉट को हम इधर ले जाएंगे तो वाई माइनस वाई नॉट। तो हमारे पास इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी, एक्स नॉट को हम इधर ले आए, वाई नॉट को इधर ले आए, और उसकी जगह पे हमने वी ओवर ये जो वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी की जगह हमने लिख दिया आर एल। तो ये जो इक्वेशंस हैं दोनों, ये मिल के आपको देंगी सर्कल की इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशंस का इंडिविजुअली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें और फिर इनको ऐड करें, इस साइड का स्क्वायर ले लें और इस साइड का स्क्वायर ले लें, फिर नीचे दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें और उनको ऐड करें। तो अगर आप इस साइड को ऐड करेंगे तो ये आ गया, और दूसरी साइड पे ऐड करेंगे तो आर एल स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा और ये आपका मिलके 1 बना देगा। तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन 4.14 और इक्वेशन 4.15 जो है वो आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ठीक है। और वो जो सर्कल आप कंसिडर कर रहे हैं उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर एल है, जिसको हम लार्मर रेडियस बोलते हैं। तो ये इक्वेशन सारी डेरिवेशन हमें क्या दे रही है कि बेसिकली हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो मोशन है वो किस प्लेन में हो रही है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो रही है, और वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल उसका जो पाथ फॉलो करेगा वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, एक सर्कल को फॉलो करेगा, और वो सर्कल जो होगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है उसके अलोंग होगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर, ये जो आपके सेंटर पॉइंट आपको कहाँ से पता चलते हैं, ये और यहाँ से। तो ये सर्कल का जो रेडियस है वो तो आर एल है, और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट। हम किसी भी सर्कल का अगर सेंटर लिखना चाहें तो उसके सेंटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है जो कि एट एक्स नॉट वाई नॉट है, इसके लिए बड़ा कॉमन नाम है जो कि आगे हम बार बार वर्ड ये यूज़ करेंगे। तो ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको हम बोलते हैं गाइडिंग सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये गाइड कर रहा है कि इसके अराउंड जो है वो चार्ज पार्टिकल ने मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, और नेक्स्ट हम इसकी जो रिज़ल्ट की डिस्कशन है वो कल वाले लेक्चर में करेंगे।